Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This will be my second lecture on the cost of capital. In the first lecture we have studied what is cost of capital and what are the key assumptions and what are the different sources of long-term financing and how to determine the cost of long-term debt and how to determine the cost of preferred stock. So in this lecture we will cover the remaining topics. First I will start from the cost of common stock. There are two forms of common stock financing: retained earनिंग्स एंड न्यू इश्यूज ऑफ कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक फाइनेंसिंग जो है वो दो तरीकों से हो सकती है, एक कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स से और दूसरा न्यू इशू ऑफ कॉमन स्टॉक से, यानी नए शेयर इशू करके। इन एडिशन देयर आर टू डिफरेंट वेज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी: डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये दो मॉडल्स हैं जिनके थ्रू आप इक्विटी की वैल्यूएशन करते रहें, और ये आपने बेसिक कोर्स में भी पढ़े होंगे। तो जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है ये बेसिकली बेस करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स, यानी जो जो फ्यूचर डिविडेंड्स हैं, जो एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर में हमें जो डिविडेंड्स रिसीव होंगे उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करते हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम जो कॉमन स्टॉक उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं। इसी मॉडल को यूज़ करके आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी डिटरमिन किया होगा, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको दोबारा से उसको रिवाइज करवा दूंगा कि हम कैसे जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिटरमिन करते हैं। इसका कैपम जो है उसको आपने यूज़ करके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमिन करना है। तो एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो रिटेन अर्निंग्स है और जो न्यू इश्यूज ऑफ कॉमन स्टॉक है इनकी कॉस्ट सेम नहीं हो सकती, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स हमारे पास अवेलेबल होती है और उसको इशू करने में हमें कोई कॉस्ट नहीं आती, जबकि जब नए शेयर इशू करेंगे तो नए शेयर इशू करने में हमें कॉस्ट रोटेशन कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है। तो दोनों की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी दोनों केसेस में वो डिफरेंट होगी। Using the constant growth model, we can determine the cost of equity. So the formula is RS is equal to D1 over P naught plus G। जो constant growth model है इसकी जो assumption है वो ये है कि जो dividends हैं they will grow at a constant rate forever। उससे एक फार्मूला डेवलप होता है V is equal to D1 over KE minus G, या V is equal to D1 over RS minus G। V जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमिन करता है। जब हमने यील्ड डिटरमिन करनी हो या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन करना हो तो हम V को रिप्लेस करते हैं करंट मार्केट प्राइस के साथ, और उसी फार्मूले से फिर हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया आर एस इक्वल टू डी वन ओवर पी नॉट प्लस जी। डी वन जो है वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ईयर वन है या नेक्स्ट ईयर है, क्योंकि डिविडेंड जो है ये, क्योंकि assumption ये है कि जो डिविडेंड्स ग्रो करेंगे एट ए कांस्टेंट रेट फॉर एवर, तो हम इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिविडेंड्स को फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो फार्मूला बन जाता है डी वन ओवर पी नॉट प्लस जी। तो हम सिर्फ नेक्स्ट ईयर डिविडेंड जो है उसको फोरकास्ट करते हैं। पी नॉट करंट मार्केट प्राइस है और जी जो है वो ग्रोथ है डिविडेंड्स है। तो इस तरीके से हम आर एस इक्वल टू डी वन और पी नॉट प्लस जी से कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटरमिन कर सकते हैं। दूसरा जो फार्मूला है वो कैपम का है, आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस बी इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ जो है वो रिस्क फ्री रेट को रिप्रेजेंट करता है, बीटा जो है इट्स मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, और आर एम जो है मार्केट रिटर्न है, और आर एफ जो है वो रिस्क फ्री रेट। तो आर एम माइनस आर एफ यानी मार्केट रिटर्न में से हम रिस्क फ्री रेट को लेस करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बीटा के साथ और ऐड कर देंगे रिस्क फ्री रेट में, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमिन हो जाएगी। कैपम है और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, तो दोनों आपस में कैसे डिफर करते हैं। द कैपम डिफर्स फ्रॉम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल इन दैट इट एक्सप्लिसिटली कंसीडर्स द फर्म रिस्क एज रिफ्लेक्टेड इन बीटा। क्योंकि जो कैपम है उसमें हम बीटा यूज करते हैं जो कि फर्म के रिस्क को मेजर करता है, जबकि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर हमें रिस्क का कोई फैक्टर नजर नहीं आता। तो जो कैपम है वो एक्सप्लिसिटली जो है वो कंसिडर करता है रिस्क को, जबकि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है वो एक्सप्लिसिटली कंसिडर नहीं करता, बल्कि उसके अंदर एक इम्प्लिसिट assumption होती है। On the other hand, the dividend valuation model doesn't explicitly consider risk। जैसे मैंने अभी कहा कि वो explicitly जो है वो risk को consider नहीं करता। Dividend valuation models use the market price as a reflection of the expected risk return preference of investors in the marketplace। क्योंकि इसमें हम करंट मार्केट प्राइस लेते हैं, वो करंट मार्केट प्राइस जो है वो इन्वेस्टर्स जो है जो उसकी प्राइसिंग करते हैं वो रिस्क को सामने रख के ही उसकी प्राइसिंग करते हैं। तो उसके अंदर इम्प्लिसिटली रिस्क जो है वो कंसिडर हो जाता है, लेकिन एक्सप्लिसिटली जो है वो रिस्क वहाँ पे कंसिडर नहीं होता। Although both are theoretically equivalent,
Dividend valuation models are often preferred because the data required are more readily available. तो थ्योरेटिकली दोनों मेथड्स जो हैं वो सेम है, लेकिन डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है उसका बेनिफिट ये है कि उसका जो डाटा है वो इजीली अवेलेबल होता है, यानी जब मार्केट के अंदर प्राइसेस आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, इसी तरह आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल होती हैं. The two methods also differ in that the dividend valuation models, unlike the CAPM, can easily be adjusted for flotation cost when estimating the cost of new equity. दोनों मेथड्स में एक और डिफरेंस ये है कि जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है वो फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर करता है, लेकिन कैपम के अंदर हम फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते. तो ये एक ड्रॉबैक है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का. दिस विल बी डेमोंस्ट्रेटेड इन द एग्जांपल्स दैट फॉलो. तो नेक्स्ट आगे जो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि दोनों कैसे जो है वो डिफर करते हैं. ये एग्जांपल है कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की, जिसके थ्रू हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटरमिन करेंगे. For example, assume a firm has just paid a dividend of $2.50 per share. Just paid का मतलब है कि अभी उन्होंने ये डिविडेंड पे किया. अभी का मतलब है कि डिविडेंड जो है वो डी नॉट है, यानी करंट डिविडेंड. एक्सपेक्ट्स डिविडेंड टू ग्रो एट 10% इंडेफिनेटली. हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिविडेंड ग्रो करेगा एट 10% रेट फॉर एवर. एंड इज करंटली सेलिंग फॉर $50 पर शेयर. और जो शेयर्स अभी उनकी जो सेलिंग है वो जो करंट प्राइसेस हैं वो $50 है. तो डी वन जो है सबसे पहले हम डी वन कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास जो गिवन है वो डी नॉट है, यानी करंट डिविडेंड हमें गिवन है. और डी वन निकालने के लिए हम डी नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे वन प्लस जी के साथ. तो डी नॉट 2.50 इंटू वन प्लस 0.10, तो हमारे पास आ गया 2.75. तो आर एस निकालने के लिए अब डी वन ओवर पी नॉट प्लस जी कर देंगे. तो 2.75 को डिवाइड किया 50 के ऊपर प्लस कर दिया इसमें 0.10, तो हमारे पास आ गया 15.5%. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इट इज़ 15.5%. दूसरी अप्रोच है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. फार्मूला आ गया आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ. फॉर एग्जाम्पल, if the 3-month treasury bill rate is currently 5%, the market risk premium is 9%, and the firm's beta is 1.20, the firm's cost of retained earnings will be. तो हमने जो वैल्यूज हमें गिवन है हमने फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी. जो रिस्क फ्री रेट हमें गिवन है वो है 5%. नॉर्मली जो रिस्क फ्री रेट हम यूज़ करते हैं वो ट्रेजरी बिल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कंसेंसस नहीं है कि कौन सा रेट यूज़ करना चाहिए, 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का. तो यहाँ पे हमें उन्होंने 3 मंथ्स का रेट गिवन है, हमने यहाँ पे 5% जो है उसको यूज़ किया. प्लस जो बीटा है वो 1.2 है, और जो रिस्क प्रीमियम उन्होंने बताया यानी आर एम माइनस आर एफ करके उसे कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम. तो ये है 9%. तो यहाँ इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो हमारे पास आ गया 15.8%. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 15.8%, जो कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में 15.5% थी. तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के. The previous examples indicates that overestimate of the cost of retained earnings is somewhere between 15.5% and 15.8%. So at this point, we could either choose one or the other estimate or average the two. Using some managerial judgments, we will use 15.8% as our final estimate of the cost of retained earnings. तो ये जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हमने डिटरमिन की है, तो दोनों में हमारे पास एक में 15.5% आया और दूसरे में 15.8%. तो हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों को एवरेज ले लें और फिर उसकी जो एवरेज आ जाए उसको एज ए कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज़ करें. या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो 15.8% है उसको यूज़ करें एज ए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी. तो पहले हमने जो कॉस्ट डिटर्मिन की इक्विटी की वो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स की. अब हम डिटर्मिन करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी. कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को हम यूज़ करें. फार्मूला आ गया आर एन इज इक्वल टू डी वन ओवर एन प्लस थ्री. Continuing with the previous example, how much would it cost the firm to raise new equity if flotation cost amount to $4 per share? क्योंकि अब हम नए शेयर इशू कर रहे हैं तो इसमें आपको फ्लोटेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी. वो ये कह रहे हैं कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो $4 पर शेयर है. तो सबसे पहले हम नेट प्रोसीड्स डिटरमिन करेंगे. एग्जाम्पल वही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें आप फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई. तो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो आ गया $2.75, और जो उसकी प्राइस थी वो $50 थी, जो कि हम रिसीव कर सकते हैं. और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो $4 पर शेयर है. तो 50 में से अगर $4 लेस कर दें तो हमारे पास नेट प्रोसीड फ्रॉम इशूज ऑफ कॉमन स्टॉक हो जाएगा. और 2.75 को उसको डिवाइड कर दें और प्लस कर दें ग्रोथ रेट को, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी आती है वो आती है 15.97% और
16%। तो जो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी होगी, जैसे कि अभी हमने देखा है, वो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से ज़्यादा होगी हमेशा, क्योंकि रिटेन अर्निंग में हमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो बेयर नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब हम नए शेयर इश्यू करते हैं तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। Overall cost of capital of the firm. So cost of capital is the required rate of return on the various types of financing. The overall cost of capital is a weighted average of the individual required rates of return. इससे पहले हमने जो स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग थी उसकी कॉस्ट को डिटरमिन किया। जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इन सब का वेटेड एवरेज, जो जो हमने अभी डिटरमिन किए थे कॉस्ट, इनका जो वेटेड एवरेज होगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लॉन्ग टर्म डेट से 30% फाइनेंसिंग की और हमने 70% इक्विटी थ्रू फाइनेंसिंग की, तो 30% जो है वो लॉन्ग टर्म डेट का वेट है और 70% जो है इक्विटी का वेट है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव कॉस्ट के साथ और ऐड करेंगे तो वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला होगा WACC इज इक्वल टू WIRI प्लस WPRP प्लस WSRS। यहाँ पे RI जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। RP जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है और RS जो है वो कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक है। कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स, the weights in the above equation are intended to represent a specific financing mix. ये जो आपको WI, WP और WS नजर आ रहा है, बेसिकली ये वेट्स हैं, ये परसेंटेजेस हैं। परसेंटेज फॉर एग्जांपल जैसे कि RI जो है के साथ जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज ऑफ डेट है कि हमने टोटल फाइनेंसिंग में जो डेट की परसेंटेज कितनी है। इसी तरह जो टोटल फाइनेंसिंग में प्रेफर्ड स्टॉक के जो वेट है, ये परसेंटेज कितना है। इसी तरह जो इक्विटी है, कॉमन स्टॉक है, इसका इसका जो है वो परसेंटेज कितनी है टोटल फाइनेंसिंग। इन परसेंटेजेस को जब हम उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। Specifically, these weights are the target percentages of debt and equity that will minimize the firm's overall cost of raising funds. ये टारगेट परसेंटेजेस हो सकती है क्योंकि हमारा पर्पज ये होता है कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर यानी ऐसा फाइनेंसिंग मिक्स जो है उसको डिटर्मिन करना जो कि ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल मतलब ये है कि जहाँ पे जो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो, क्योंकि अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम मिनिमाइज कर लें तो हम वैल्यू ऑफ स्टॉक को इंक्रीज कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स डिटर्मिन करने के लिए we can either use book values or market values. One method uses book values from the firm's balance sheet. For example, to estimate the weight of for debt, simply divide the book value of the firm's long-term debt by the book value of its total financing. To estimate the weight for equity, simply divide the total book value of equity by the book value of total financing. तो हमारे पास जो बैलेंस शीट में गिवन होंगी वैल्यूज, हमने सिंपली उसको टोटल फाइनेंसिंग पर डिवाइड करना है तो हमारे पास उस खास उस स्पेसिफिक फाइनेंसिंग का जो वेट है वो एस्टिमेट हो जाएगा। इस तरह कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स को डिटरमिन करने के लिए हम मार्केट वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। A second method uses the market values of the firm's debt and equity. To find the market value proportion of debt, simply multiply the price of the firm's bond by the number outstanding. This is equal to the total market value of the firm's debt. जो डेट है उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग के साथ, तो उसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी डेट की। Next, perform the same book computation for the firm's equity by multiplying the price per share by the total number of shares outstanding. इसी तरह जो करंट मार्केट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ, तो वो इक्विटी की वैल्यू निकल आएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स को डिटरमिन करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, assume the market value of the firm's debt is $40 million, the market value of the firm's preferred stock is $10 million, and the market value of the firm's equity is $50 million. इन सब को आप ऐड कर लें तो ये $100 million बनते हैं। सिंपली जो वेट निकालने का फार्मूला है वो आप हर, जैसे कि जो फर्म्स डेट है $40 million है, तो 40 को आप डिवाइड कर दें 100 मिलियन के ऊपर तो ये 40% आ जाएगा। इस तरह 10 मिलियन को डिवाइड कर दें 100 के ऊपर तो ये 10% आ जाएगा, और 50 को डिवाइड कर दें मिलियन को 100 के ऊपर तो ये 50% आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका वेट जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। सिंपली आपने टोटल फाइनेंसिंग निकालनी है और फिर हर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग को उसके ऊपर डिवाइड करना है तो उसका परसेंटेज निकल आएगी। यहाँ पे हम जो प्रीवियसली हमने स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की कॉस्ट डिटरमिन की थी
उसको उनके रिस्पेक्टिव वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उनको ऐड कर दें तो हमारे पास वैक आ जाएगा। यहाँ पे हमने 40% मल्टीप्लाई कर दिया 5.67% जो कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट था, प्लस जो है वो 10% मल्टीप्लाई कर दिया 9.62% के साथ जो कि प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट थी। इसी तरह जो 15.8% है उसको हमने 50% से मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास वैक आ गया, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज इक्वल टू 11.13%। The marginal cost and investment decisions. First, we will discuss the weighted marginal cost of capital. Its definition is the firm's WACC associated with its next dollar of total new financing. The WACC typically increases as the volume of new capital raised within a given period increases. हमने इससे पहले ये जूम किया था कि रिस्क कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम रहेगा, आप जितने भी प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट कर लें और आप कितना भी कैपिटल जो है वो रेज कर लें। लेकिन हमें पता है कि रियलिटी ऐसी नहीं है। कॉस्ट जो कैपिटल है एक सर्टन लिमिट के बाद उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। अगर आप डेट ले रहे हैं तो डेट जो है एक सर्टन लेवल के बाद जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिस्क इंक्रीज करेगा। अगर रिस्क इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टर्स आपसे ज़्यादा कंपनसेशन डिमांड करेंगे। तो जो फर्म का जो कॉस्ट है वो एक सर्टन लेवल के बाद इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, जैसे आप वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। This is true because companies need to raise the return to investors in order to attract them to invest to compensate them for the increased risk introduced by larger volumes of capital raise. जब larger volumes of capital raise करेंगे तो उस बिजनेस का रिस्क भी इंक्रीज करेगा। अगर रिस्क इंक्रीज करेगा तो फिर इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक कि आप उनको उस रिस्क के अगेंस्ट कंपनसेशन नहीं देंगे। जब आप उसको कंपनसेट करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ जो स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है वो इंक्रीज करेगी। अगर किसी भी स्पेसिफिक सोर्स की ऑफ फाइनेंसिंग की कॉस्ट इंक्रीज करती है तो फिर कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। In addition, the cost will eventually increase when the firm runs out of cheaper retained equity and is forced to raise new, more expensive equity capital. जैसे कि रिटेन अर्निंग्स है तो रिटेन अर्निंग्स की एक अमाउंट है, एक लिमिट है, आप उसको वहां तक उसको यूज कर सकते हो। लेकिन उस लिमिट के बाद आपको ऑटोमेटिकली जो है वो नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो जो रिटेन अर्निंग है क्योंकि उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, इसलिए वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है इक्विटी में। लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगी रिटेन अर्निंग्स तो ऑब्वियसली हमें फिर नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। जब नए शेयर इशू करने पड़ेंगे तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। तो फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो इससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। फाइंडिंग द ब्रेक पॉइंट्स. Finding the break points will allow us to determine at what level of total new financing the cost of one of the financing component rises, thereby causing the upward shift in weighted marginal cost of capital. ब्रेक पॉइंट बेसिकली हमें ये बताता है कि जब आप फाइनेंसिंग इंक्रीज करते हैं तो फाइनेंसिंग का वो कौन सा लेवल होगा जहाँ पे स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और जब स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी तो फिर जो है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें अपवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, यानी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्रेक पॉइंट निकालने का फार्मूला है अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल एट ए गिवन कॉस्ट डिवाइड बाय इट्स रिस्पेक्टिव वेट्स। हर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग जो है उसको निकालने के लिए उसके रिस्पेक्टिव वेट्स को हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास उसका ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। अब हम ब्रेक पॉइंट डिटरमिन करेंगे इस एग्जांपल को यूज करके। Assume that in the example we have been using that the firm has $2 million of retained earnings available. When it is exhausted, the firm must issue new equity. Furthermore, the company believes it can raise $1 million of cheap debt, after which it will cost 7% after tax to raise additional debt. Given this information, the firm can determine its break point as follows. हमने previous example ही ली है और जो डाटा था और उसको हमने एक्सटेंड किया थोड़ा सा, और ये कह रहे हैं कि जो $2 बिलियन हमारे पास जो रिटेन अर्निंग अवेलेबल है इस वक्त वो $2 मिलियन की है, और जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर हम नए शेयर्स इशू करेंगे। इसी तरह जो कंपनी है वो $1 मिलियन जो उसने फंड्स रेज किए हैं तो $1 मिलियन तक जो है वो डेट के थ्रू फंड्स को रेज कर सकती है एट ए चीपर रेट। लेकिन $1 मिलियन के बाद उसकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो इंक्रीज यानी चेंज हो जाएगी, वो 7% हो जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन को सामने रख के अब हमने ब्रेक पॉइंट को डिटर्मिन करना है। अब हम ब्रेक पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने इक्विटी का ब्रेक पॉइंट फाइंड किया। ये फार्मूला था अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल और उसको डिवाइड किया हमने रेस्पेक्टिव वेट के ऊपर।
जो ट्रेड अर्निंग्स है उसका जो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल थी वो थी $2 मिलियन कि हम $2 मिलियन तक रिटेन अर्निंग्स के थ्रू फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो हमने $2 मिलियन को उसके रिस्पेक्टिव वेट के ऊपर 0.5 जो था उसके ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास टोटल फाइनेंसिंग आ गई, यानी ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल फाइनेंसिंग 4 मिलियन तक होती है तो हम जो है वो रिटेन अर्निंग्स के थ्रू फाइनेंसिंग करेंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर टोटल फाइनेंसिंग 4 मिलियन से इंक्रीज करती है तो फिर हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह हमने जो है वो ब्रेक पॉइंट निकाला डेट का। जो डेट था वो 1 मिलियन तक अगर हम यूज़ करें तो हम जो है उसको पिछले रेट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 मिलियन से ज़्यादा होगा तो फिर कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, जो कि 7% हो जाएगी। तो हमने ये किया कि हमने 1 बिलियन को डिवाइड कर दिया उसके रिस्पेक्टिव रेट के ऊपर, जो कि 0.40 है। तो हमारे पास जो टोटल फाइनेंसिंग आ गई वो आ गई 2.5 बिलियन, 2500,000 डॉलर। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है, अगर टोटल फाइनेंसिंग 2.5 मिलियन तक होती है तो कॉस्ट ऑफ डेट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर टोटल फाइनेंसिंग 2.5 से इंक्रीज करती है तो फिर कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो चेंज हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से हम जो ब्रेक पॉइंट्स हैं उनको डिटर्मिन कर सकते हैं। इन ब्रेक पॉइंट्स को सामने रख के अब हम वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रेंजेस ऑफ टोटल न्यू फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे अब हमने जो टोटल न्यू फाइनेंसिंग है उसकी 3 रेंजेस बनाई। जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले लिखा है रेंज ऑफ टोटल न्यू फाइनेंसिंग, फिर लिखा है सोर्स ऑफ कैपिटल, वेट, कॉस्ट और वेटेड कॉस्ट। तो जो टोटल न्यू फाइनेंसिंग है इसकी 3 रेंजेस। पहली जो रेंज है वो 0 से लेके 2.5 मिलियन तक। जैसे अभी हमने ब्रेक पॉइंट निकाला था, उसमें जो ब्रेक पॉइंट आया था वो था, जो लोएस्ट ब्रेक पॉइंट था वो 2.5 मिलियन का था। तो जो पहली रेंज बनती है वो 0 से लेके 2.5 है। इस दौरान जो है वो कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में कोई चेंज नहीं। इसके बाद जो दूसरी रेंज बनती है वो 2.5 मिलियन से लेके 4 मिलियन तक है। तो हमने दूसरी रेंज बनाई 2.5 टू 4 मिलियन। तो 2.5 से 4 मिलियन में कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो चेंज होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज नहीं होती। फिर हमने तीसरी रेंज बनाई ओवर $4 मिलियन, क्योंकि 4 मिलियन के बाद जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाती है। सोर्स ऑफ कैपिटल में हमने डेट प्रेफर्ड कॉमन स्टॉक लिख दिया और उसके आगे हमने उसके रिस्पेक्टिव वेट्स लिख दिए। 40% डेट हम यूज़ कर रहे हैं, 10% प्रेफर्ड स्टॉक है और 50% कॉमन स्टॉक है। जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 5.67% है, जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। इसलिए जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसकी जो कॉस्ट है 9.62% है, कॉमन स्टॉक की 15.8% है। हमने इनको उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेटेड कॉस्ट आ गई, और इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, जो कि 11.13%। जो सेकंड रेंज है 2.5 टू 4 मिलियन, अगर हमारी फाइनेंसिंग इंक्रीज करती है तो फिर हमारे पास वेट्स तो वही सेम है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि 2.5 से ज़्यादा अगर होगी फाइनेंसिंग तो फिर कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 7% हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉस्ट हमने लिखी है वो 7%। बाकी जो कॉस्ट है उनमें कोई चेंज नहीं। तो हमने उसके रिस्पेक्टिव वेट से उसको मल्टीप्लाई किया और उसको जब टोटल किया तो बैक आ गया 11.662%। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो बैक है अब वो चेंज होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जो थर्ड रेंज है ओवर $4 मिलियन, जो इक्विटी का ब्रेक पॉइंट था वो $4 मिलियन पे था। अगर $4 मिलियन से इंक्रीज करता है तो फिर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन हमने जो लिखा है 7% कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी, क्योंकि 2.5 से ऊपर हो जाए तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो इंक्रीज कर जाएगी, वो 7% हो जाएगी। प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन कॉमन स्टॉक की कॉस्ट जो है वो 15.8% के बजाय 16% हो जाएगी। जब हमने इसको रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेटेड कॉस्ट आ गई, और हमने जब इसको ऐड किया तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, जो कि 11.762% है। तो इस तरीके से हम ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ करके हम जो है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमिन कर सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किस लेवल के बाद चेंज होती जाएगी या इंक्रीज करती जाएगी। जैसे हमने यहाँ देखा कि 0 से 2.5 मिलियन के दरमियान 11.13% है, और 2.5 टू 4 मिलियन के दरमियान ये 11.662% है। और अगर 4 मिलियन से ज़्यादा हम फाइनेंसिंग करते हैं तो फिर ये चेंज होकर 11.762% बनती है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज स्केड्यूल फॉर कॉर्पोरेशन।
तो ये जो टेबल है ये इसमें हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके रिस्पेक्टिव इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ए से लेकर जी प्रोजेक्ट्स तक हैं और हर एक की हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बने जैसे 15%, 14.5, 14, 13, 12, 11, 10%। और हर एक की जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो भी साथ के बने। इसके बाद हमने इसका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स निकाला। 100,000 अगर ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100,000 है, अगर बी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 100 प्लस 200,000 बन जाती है 300,000। इसके बाद अगर सी प्रोजेक्ट्स भी में भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो हमारे पास 700,000 बन जाती है। इस तरह डी में भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे पास 800,000 टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर हम ई में करें तो इसको 800 में हमने 300,000 ऐड कर दें तो हमारे पास 1100,000 बन जाते हैं। इसी तरह एफ में भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे पास 1300,000 और जी में हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें तो फिर 1400,000 बन जाते हैं। तो हमने इसकी क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी डिटरमिन किया कि अगर हम सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी और हमें कितनी फाइनेंसिंग रिक्वायर होगी। तो जैसे अगर हम सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें $1,400 जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। इसको अब हम कंपेयर करते हैं वेट मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। इस डायग्राम में हमने टोटल न्यू फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट को एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हमने वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है। तो जो अमाउंट्स जो वैल्यूज़ आपको वाई एक्सिस के ऊपर शो हो रही हैं ये परसेंटेजेस में है और जो वैल्यूज़ आपको एक्स एक्सिस के ऊपर शो हो रही हैं ये डॉलर्स में है। इसमें हमने जो वेट मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न थे प्रोजेक्ट्स के उनको ड्रॉ किया। तो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स के जो प्रोजेक्ट्स थे जिनके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स थे उनको ड्रॉ किया। इसी तरह हमने जो न्यू फाइनेंसिंग थी उसके मुताबिक हमने जो वेटेड मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको ड्रॉ किया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 से लेके 600 तक जो वेटेड मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 9.8% है और 600 से 1000 तक ये 10.3% है और 1000 से अबव जो है ये 11.5% है। इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ और हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमें पता है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यही है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें ये नज़र आता है कि ई प्रोजेक्ट तक हम जो है वो ई प्रोजेक्ट्स तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि 1100,000 बनती है। तो अगर हम ई प्रोजेक्ट ए से लेके ई प्रोजेक्ट तक इन्वेस्टमेंट करें तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 1100 होगी और हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 1100,000 के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है। लेकिन अगर एफ प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वेट मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसका बेनिफिट ये है इस स्केड्यूल का, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को वेट मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ और हम ये देख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो जो फाइनेंसिंग की अमाउंट है वो किस लेवल पे जाके इंक्रीज कर जाती है। तो इसको जब हमने कंपेयर किया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ तो हम ये बता सकते हैं कि हम किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल होंगे और हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को आप जरा गौर से सुनिएगा और फिर हम जो क्वेश्चंस होंगे उनको इंटरेक्टिव सेशन के अंदर मैनेज करेंगे।